मित्रों नमस्कार। आज मैं एक आपसे गहन चर्चा करने वाला हूँ। वो चर्चा है क्योंकि देश की अब स्थिति बहुत बेहतर नहीं है विश्व युद्ध के परिदृश्य में, और यहाँ पर लगातार चुनाव भी अब आने वाले समय में होने वाले हैं, और राजनीतिक पार्टियाँ जो हथकंडे अपनाती हैं वो सब हथकंडे अपना ही रही हैं। बीजेपी अपने हथकंडे में लगी हुई है, कांग्रेस अपने हथकंडे में लगी हुई है। यदि हम स्वतंत्रता को देखते हैं तो स्वतंत्रता के बाद वापस नियमों को आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस की उत्पत्ति भारत को वापस गुलाम बनाने के लिए हुई। नेहरू अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जैसे वो कहते थे वैसे करते थे। गांधी उन्हीं की चाटुकारिता करते थे, और आज भी जो कांग्रेस है वो भी इटालियन जो है, वो कोई भारतीय तो है नहीं, उसकी चाटुकारिता करती है। यदि कांग्रेसी बोलते होंगे कि स्वतंत्रता के समय में बीजेपी वाले कहाँ थे, संघ कहाँ था, तो स्वतंत्रता के समय सभी एकजुट होकर लड़ रहे थे, तो वहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस संघ वंग नहीं था। संघ ने अपनी एक अलग व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी थी। उन्हें पता पड़ा था कि कांग्रेस इस तरीके की गड़बड़ी करके भारत को वापस गुलाम बनाना चाहती है। ये संघ के लोग समझ गए थे, तो उन्होंने राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए और समस्त हिंदुओं को उन्होंने एक करने का काम किया, और जहाँ पर चारों वर्णों को लेकर संघ चलना शुरू हुआ और अपनी तरक्की को करता रहा, और आज संघ एक बड़े रूप में आपके सामने है। लेकिन अब स्थिति ये है कि कांग्रेस की तो पोल खुल चुकी है। वंदे मातरम के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि 2 पैराग्राफ गाएँगे, बाकी के नहीं गाएँ। क्यों? क्योंकि उन्हें जिन्ना लीग पसंद है और देश को गुलाम बनाना है। अगले वाली बातों में सारी नेगेटिव स्थिति उन्हें दिखाई देती है। जबकि ये राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रीय भजन हैं, ये सब देश के अंदर जागरूकता लाने के लिए किए जाते हैं। व्यक्तियों के अंदर एक राष्ट्रीयता जागृत हो, मातृभूमि के लिए मरने-मिटने की भावना पैदा हो, उसके लिए सारे काम किए गए। तो जब से देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने ऐसी घुट्टी पिलाना शुरू की कि अब आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो करना शुरू करें। तो राष्ट्रीयता तो जूले में गई, और आपको ऊट-पटांग चीज़ें इन्हें सिखाना शुरू कर दी। तो ये तो कांग्रेस का हिसाब-किताब था। अब संघ ने सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना शुरू किया, राष्ट्रीयता को भी लेकर आए, भारतीय इतिहास को भी लेकर आए, और उन्होंने अपने एक एजेंडे के तहत काम करना शुरू किया, और उसमें वो सफल भी हुए। सफल होने के बाद उन्होंने सत्ता को भी पाया। सत्ता में पहुँचने के बाद अब स्थिति ये आ गई कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई कि अब वो फिर हिंदुओं के अंदर फूट डालने की स्थिति में है। अब तो नए सत्ताधीशों का नया नारा शुरू हो चुका है। ओबीसी, एससी, एसटी वाले लोग बदला लो, हम तुम्हारे साथ में। मतलब सवर्णों के लिए अब आप सवर्णों से बदला लो। और उसी के सबसे बड़े उदाहरण है कि अभी आपने देखा यूजीसी कानून, देखा उन्होंने कि सवर्ण लोग जैसी आरक्षण शुरू हुआ था, तो आरक्षण दिलवाया किसने था? सब सवर्णों ने आरक्षण दिलवाया था, ताकि बाकी दलित हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, सब आगे बढ़ जाएं। तो इसमें भूमिका किसकी थी? सबसे ज़्यादा सवर्ण लोग थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। जब सवर्णों ने सारी चीज़ों को देना शुरू किया, तो अब वो बदला लेने की भावना में आ रहे हैं। जब पूरी दुनिया भारत की तरफ नए सिरे से देख रही है, तो ये लड़ाना की काम कर रहे हैं कि यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और दलित वलित सारे लोग लड़ो, सवर्णों से बदला लो, और नियम हम बना रहे हैं। झूठे केस लगाओ, नियम हम बना रहे हैं। जब सरकार ने देखा कि पूरी दुनिया में जितने अच्छे वैज्ञानिक हैं, जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, जितने अच्छे इंजीनियर्स हैं, सब सवर्णों में हैं। कारण था कि यहाँ तो सवर्णों को कुछ मिल नहीं रहा, तो बेचारे विदेश भाग गए। विदेश में उसने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी, और उनकी दम पर विदेशों की तरक्की होने लग गई। तो स्वाभाविक है कि जब आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, व्यक्ति वहीं जाएगा। योग्य व्यक्ति की योग्यता छिपती थोड़ी है। ऊपर वाला कहीं ना कहीं उसकी योग्यता को आगे बढ़ाने की उपलब्धताएं देता है, और व्यक्ति उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। अब स्थिति ये है कि ये सवर्ण बाहर जाके सारे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, सब कुछ इनमें बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए निपटाया जाए। कैसे? जैसे ही कॉलेज में आते हैं, कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसके खिलाफ SC ST एक्ट लगवा दो, और उसको 6 महीने जेल करा दो। उन्होंने ऐसे नियम बनवा दिए। तो सवर्णों के एक पैर वहाँ से काटना शुरू किया। दूसरा, जो व्यापारी वर्ग सवर्णों में काम कर रहा है, इसके ऊपर नए नए टैक्स लाद दो। अभी एक टैक्स फिर आ रहा है आपके पास, जो हम मोबाइल से जो ट्रांजैक्शन कर देते हैं, उसका भी चार्ज लगना शुरू होगा। तो सीतारमण जो यहाँ की वित्त मंत्री बड़े उससे आई, और आने के बाद बोली नहीं, जनता पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, वो व्यापारियों से हम वसूल करेंगे। तो व्यापारी की अपनी जेब से देगा तुम्हें। बड़े प्रेम से आगे प्रवचन दे गई मैडम, जैसे कोई भारत की जनता मूर्ख हो। वो सवर्ण तो बिल्कुल ही मूर्ख हो। तुमने सवर्णों को निपटाने का षड्यंत्र है, ताकि व्यापारी, एक तो व्यापारी पे GST लगाया, आपका सामान बिका और तत्काल GST कट जाएगा। हमारे यहाँ व्यापार ऐसे चलता है, कई बार दोस्ती की बेस पे भी चलता है। दोस्त को हमने सामान दे दिया, अब उसने सामान दे दिया, पैसा अगले महीने देगा, मालूम पड़ा दोस्त मर जाता है।
उसने बेचारे ने पैसा भी नहीं दिया, ले भी नहीं पा रहे हैं और हम जीएसटी भी दे रहे हैं इनको, तो डबल नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे-ऐसे जो नियम लगाए गए हैं, ये सब सवर्णों को नकेल कसने के लिए सारे काम किए गए हैं। ओबीसी, एससी, एसटी की बात करते हैं तो सारी उनकी पढ़ाई फ्री है, सब कुछ उनके लिए फ्री है, नौकरी उनके लिए फ्री है, नियम भी उनके लिए यदि कोई कुछ करता है तो। बाकी जो आतंकी हैं, अपराधी, इनके लिए कोई बहुत अच्छा बड़ा नियम इन्होंने आज तक नहीं लाया। संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं लाया, कोई अपराधी भारत में आ जाए या कोई विदेशी भारत में आके रहने लग जाए या इस देश का झूठे घूमते फिरते नागरिक बन जाए और उसके लिए कोई इनके पास कड़े नियम हों। बांग्लादेश की बॉर्डर पर ले जाकर लोगों को खड़ा कर दिया, फिर अंदर घुस जाओ तुम। विदेशी कोई आता है, यहाँ आता है, अपने अपने कार्ड बनवाता है, भारत में रहना शुरू कर देता है, ज़मीन खरीद लेता है, यहाँ का नागरिक बन जाता है। उनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन सवर्ण जरा सा कुछ ना कर डाले। अभी सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन दिलवा दी कि उठाकर, जो भोपाल में भी केस चल रहा है, अब आपको देखना होगा, तो इस बात का आप अध्ययन ज़रूर करें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि कॉलोनियों के अंदर जो दुकानें, वो सारी दुकानें बंद की जाएँ, जबकि नगर निगम उनसे टैक्स भी लेती थी, सारे काम करती थी। मतलब व्यक्ति जीएसटी दे रहा है, सारे काम कर रहा है, पूरे नियम से काम कर रहा है, और जबकि झुग्गियों में करोड़ों रुपयों का सामान बिक रहा है। कई झुग्गी हमारे यहाँ ऐसी हैं, हर जगह झुग्गी ऐसी हैं कि जहाँ पर फर्नीचर के लाखों करोड़ों रुपए के सामान रखे रहते हैं, झुग्गियों से बेचते रहते हैं, ना जीएसटी देते हैं ना कुछ देते हैं, उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन किस पर? सवर्ण बनिए पर। वो जाएगा टैक्स देगा, वो जाएगा दुकान बंद कर देगा। पूरी वसूली कौन करता है? सारे इंस्पेक्टर उनसे वसूली करते हैं, वसूली के पैसे कौन देगा? जैसे ही दीपावली आती है, होली आती है, तत्काल मावा बंद, घी बंद, दुनिया भर की झूठी फरेबी चीज़ें उठाना शुरू कर देते हैं, और मेलोडी खाओ, उन पर कोई नहीं आता। टॉफ़ी आने लग जाती है उस समय में, ये दो मिठाई और वो मिठाई, बड़े सुहाग की चीज़ें हैं, उस पर कोई चेकिंग नहीं होती, आज तक उस पर कोई चेकिंग नहीं हुई, जबकि उसमें कई बार इल्लियाँ निकलती हैं, कीड़े निकलते हैं, कई फ़ोटो आते हैं, कभी इन पर छापा नहीं डाला। लेकिन छापा डालेगा कहाँ? उस व्यापारी के पास जो मावा बेच रहा है, जो घी बेच रहा है। इतनी बड़ी एक हकीकत बताता हूँ आपको, दूध के पास जो छापा डालते हैं, ये बोलते हैं ना दूध के अंदर ये एसिड पाया गया और उसके अंदर वॉशिंग पाउडर पाया गया। ये वॉशिंग पाउडर आता कहाँ से? जब दूध बनने के बाद जब फैक्ट्री को धोया जाता है तो कम से कम 50 से 60 किलो के लगभग डिटर्जेंट डलता है उस मशीन को धोने में। वो 60-70 किलो से जब धुलती है और उसके बाद जब दूध आना शुरू होता है तो थोड़े से कण उसमें आ जाते हैं, और उसको ये लोग बताते हैं कि उससे डिटर्जेंट से दूध बन रहा है। वो पेपर वाले ही वहाँ पहुँच जाते हैं उसके, क्योंकि डिटर्जेंट रखा हुआ बहुत सारा, कास्टिक सोडा बहुत सारा रखा हुआ। जब 60 किलो पर डे उसका खर्च होगा तो एक आध महीने का तो इकट्ठा करके रखेगा। जिनमें खबर छप जाती है उनके यहाँ 300 कुंटल कास्टिक सोडा पाया गया है, तो 300 कुंटल रखा गाय के लिए था, ये कभी खबर आपने सुनी नहीं? सुनी है कभी? तो उन बातों की कभी चर्चा नहीं करते हैं, तो इनको गिराने के लिए सारी व्यवस्थाएं। अभी आपने अग्निवीर देखा होगा, क्षत्रियों के लिए एक योजना, बेचारे काम करेंगे तो ऐसी छोटी सी योजना लेके आ गए। शासकीय सर्विसों में उनकी कोई दिक्कत नहीं आती है। कितने लूटने वाले अस्पताल खुल गए सारे काम किए, इन पे कभी कोई प्रतिबंध नहीं आएगा। कोरोना से पहले 2,500 में अच्छे से अच्छा बेड मिल जाता था अस्पताल में, और कोरोना के बाद जो 25,000 पर बेड का सिस्टम शुरू हुआ, आज तक नहीं बदल पाए। वहाँ हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि वहाँ इनके नेताओं की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ से नेताओं ने अपनी सारी व्यवस्थाओं को करा हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये बनती है कि जो अभी गृह योग चल रहे हैं, ये गृह योग सवर्णों के लिए बहुत बेहतर नहीं है। आपको बड़ी शांति का भी परिचय देना पड़ेगा। आज आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार बना जाएगी? सवर्णों के यदि हटा दिया जाए और यदि कहीं कांग्रेस आ गई तो अब क्या बच जाओगे आप? 5 साल के अंदर पूरे देश का कबाड़ा हो जाएगा। 6वां साल नहीं आने वाला। अभी स्थिति ये बन रही है। सवर्णों के सामने देश बचाने की चुनौती है, खुद को जिंदा रहने की चुनौती है, ये सारी चुनौतियाँ सवर्णों के सामने। बाकी लोगों के सामने तो कुछ नहीं, उनको सीधा बोल रखा उसने कि 5,000 साल से इनने तुम्हें लूटा पीटा है तो तुम भी लूटो पीटो, खत्म करो, हम तुम्हारे साथ में। हम नियम ऐसे बना देंगे कि सवर्ण आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लूटना है लूट ले जाओ, व्यापारी से उधार ले जाओ, व्यापारी को पैसे मत दो, नहीं हुआ तो SC/ST एक्ट लगाओ, अंदर कर दो, खत्म काम। 6 महीने तक सुनवाई नहीं होगी, दुकान ही बंद हो जाएगी। तो ये जो नियमों के तहत आप चल रहे हो, ये नियम बहुत बेहतर स्थिति को नहीं दर्शाते हैं, और ऐसे समय में आपको बड़े संभल कर इन सब चीज़ों से चलना होगा और बचना भी होगा, क्योंकि देश को भी अब मंगल की माता से चल रही है, तो कुटुंब कलह यहाँ पर होने वाली है। एक तो देश भारत के इन झगड़ों से जूझता रहेगा, चीन से, पाकिस्तान से, इनसे, और दूसरा भारत के अंदर कलह खड़ी होगी। उस कलह में ये एक कलह और घी का काम कर रही है कि हम आपस में चारों वर्ण मिलकर काम कर रहे थे, तो उसमें इन सरकार ने और घी में जलती हुई चिंगारी में घी डाल दिया कि जैसे तैसे इकट्ठे हो रहे थे, इकट्ठे ही मत हो।
मतलब उन्होंने सवर्ण के लिए एक अलग ही कर दिया है कि ये एक ऐसी कौम है जो अब गुलामी झेलेगी और अब हम इनसे गुलामी करा लेंगे। जो कि इनकी थोथा सोच है, ये कभी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जब वो व्यक्ति के अंदर जागृति आती है, तो वो जागृति उसकी फुलफिल हो जाती है। आज भी सब लोगों में आप प्रॉपर्टी बाँट दो, फिर जो समृद्ध व्यक्ति वापस समृद्ध हो जाएगा, जो गरीब है वापस चाहे नशे में डूब जाए, चाहे सट्टे में डूब जाए, चाहे कहीं डूब जाए, फिर डूब जाएगा। वो आखिर में फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी। दुनिया में आज तक कभी कोई किसी व्यक्ति को सामान नहीं ला पाया है। कारण है कि चेतना का अभाव, जिसमें जितनी चेतना होती है वो उतना आगे बढ़ जाता है, चेतना नहीं होती फिर वो नीचे रह जाता है। यही तो सिद्धांत था पहले भी। पहले कोई सिद्धांत सवर्ण, शूद्र और वैश्य और इस तरीके की थोड़ी थी। पहले की जो व्यवस्था थी, कर्म आधारित व्यवस्था थी। जो जिस कर्म को करता वो काम किए जाते हैं, और इनमें आपस में छुआछूत और भेदभाव नहीं हुआ करता था। ये भेदभाव इन नेताओं ने डाला है। पहले मुस्लिम डाल गए, फिर ईसाई डाल गए, वो बच्चे खुचे अब ये लोग कांग्रेस ने डाल दिया, और अब बच्चा कुचा जो था वो अब इनने मोदी जी ने डालना शुरू कर दिया। तो अब जो नेगेटिव स्थिति आपका आप सामना कर रहे हैं, ये बड़ी भयावह स्थिति है। इससे निपटने के लिए आपको बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तैयारी आपको करनी पड़ेंगी, एक दूसरे के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप बच पाओगे। नहीं तो आपकी पढ़ाई इतनी महंगी कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, काम ही आप नहीं कर पाते हो। अब तो विदेश से भी ट्रंप ने भी रोक लगाना शुरू कर दी, तो वहाँ भी स्थिति आपकी बिगड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर अभी जो सवर्णों का आने वाला समय है, वो बड़ा टफ समय है, और उसके लिए बड़े संयमित रहकर कानून के दायरे में सब कुछ रखते हुए भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये संकेत अब मिलने शुरू हो चुके हैं, और इसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राष्ट्रीयता भी बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी गलती में राष्ट्र में एकदम नेगेटिव स्थिति बन सकती है, और कोई बचाने यहाँ नहीं आएगा। कोई नेता जितने भी हैं तो कमाएंगे, झाड़ेंगे, फूकेंगे और भाग जाएंगे बाहर। बाकी भुगतना हम लोगों को पड़ता है। सवर्णी मुगल आए तो भी सवर्णों के साथ ही अत्याचार हुआ, अंग्रेज आए तो भी सवर्णों के साथ अत्याचार हुआ। नाम ये था कि दलितों पर हो रहे हैं, इन पे हो रहे हैं, किसी पे कोई अत्याचार नहीं हुआ। सारे राजे रजवाड़े नष्ट हुए। मुगल आए तो पूरे राजे रजवाड़ों को नष्ट किए गए, अंग्रेज आए तो पूरे व्यापारियों को नष्ट किए गए। कौन से दलित और इनके ऊपर अत्याचार हुए? अब ठीक है, उन्हें काम कराना था तो वो काम करा लेते थे, लेकिन उसका ठीकरा सवर्णों पर छोड़ देना कि सवर्णों ने ऐसा किया, ये बड़ी गलत स्थिति को दर्शाता है। और ऐसे समय में सवर्णों को बड़े सावधान रहकर, सजग रहकर काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।